आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए एपिसोड में, शेयर योर थॉट के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपको देखकर भी आपको पता चल रहा होगा कि उनके पास अनुभव है, उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन इनके तारुफ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आलिम नसीर अहमद सल्फ़ी साहब हैं। बिहार यूनिवर्सिटी से ट्रिपल MA किया पहले इन्होंने। अहमदिया सल्फिया दरभंगा से फारिग हुए हैं। उसके बाद ये यहाँ परसा के हायर सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर के पद से रिटायर हो चुके हैं। सो ये इनका तारुफ है, जो कि मैं ख़ुद भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ कुछ भी पूछने से पहले, लेकिन मैं बहुत इन्होंने मुझसे बात करके बिल्कुल मुझे डाउन कर दिया। हम लोग बहुत अच्छे से पहले बात कर चुके हैं, तो आज इनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब आलम सर। ये रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में रिसर्चर हैं कोलकाता में। ये कोलकाता में रिसर्च कर रहे हैं। मुझे बहुत मैं खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और इनके हुजरे में बैठकर मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी इनके विचार हैं मैं ख़ुद भी सुनना चाहता हूँ और आप लोगों को भी साझा करने की कोशिश करूँगा। तो सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरा जो एजुकेशन का ये चैनल है, इस पर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन पर हमेशा से बात होती रही है और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एजुकेशन में बहुत सारे लोग इलिटरेट मिलेंगे, अनएजुकेटेड लोग मिलेंगे जो 10वीं में 8वीं में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो फिर मजदूरी करने लगते हैं। और तो ये क्या वजह है, किस कारण से ये कमी रह गई है कि आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी आज तक लोग मतलब लिटरेसी % नहीं बढ़ पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, तालीम के सिलसिले में ही नाजिल हुई, यानी पढ़ो। और ईमान वालों के लिए जो तौहीद के ज़ुमरे में आए, सबसे पहली नसीहत उनकी यही है कि पढ़ो, यानी जहालत के लुबादा हटाओ और तालीम की रोशनी हासिल करो, तालीम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि तालीम ही तुमको हर मैदान में कामयाबी की तरफ ले जाएगी। एक गरीब होकर मरना ऐब नहीं है, लेकिन एक जाहिल होकर के मरना वो सबसे बड़ा ऐब है। इसलिए चाहिए कि चाहे जिस तरह से हो, हमें तालीम हासिल करने के लिए तगोदो करना चाहिए और आने वाली नस्लों को भी पैगाम देना चाहिए। इसी तालीम की वजह से ज़िंदगी के हर शोबे में हम कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो माशी हालत हो या फिर माशरे के सुधार के लिए हम आगे बढ़ें, उसके लिए भी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे माशरे के सुधार किया जाए। एक जाहिल आदमी को ये पता नहीं होगा, ये पता नहीं है कि कैसे एक बेहतरीन मुआशरा जिसमें अमन व शांति का माहौल हो, उसको कायम किया जाए। तालीम ही हमें उस रास्ते पर ले जाएगी। और अगर हमारे पास तालीम है तो अपनी गुर्बत को भी हम दूर कर सकते हैं। तो सर सवाल यहीं पे आता है कि हम लोग ये हमेशा से पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है और हमेशा सुनने को आ रहा है, लेकिन फिर भी लिटरेसी जो % है उसमें वृद्धि नहीं आ रही है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। तो क्या वजह क्या है? उसकी वाहिद वजह है कि आजकल जो हम लोग पसमानदा कहे जाते हैं या पिछड़ी जाति कहे जाते हैं या फिर ये मुट्ठी भर कहे जाते हैं, तो उसकी वाहिद वजह यही है कि हमारे पास तालीम नहीं है। अगर हमारे पास तालीम अगर होती तो हम भी कदम में कदम मिला करके चल सकते थे। उसकी वजह यही है कि हम गुर्बत की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं और इसके लिए हमें कोई बेहतरीन रहनुमा या रहबर नहीं मिल रहा है कि हमको इस दलदल से, पसमानदगी के दलदल से निकाल सके या उस रास्ते पर ले आए जहां तरक्की के रोशनी को हासिल कर सके, तरक्की के तरफ आगे बढ़ सके, उस रोशनी में आगे बढ़ सके। इसलिए हमें ज़रूरी है
कि आज़ादी के बाद भी हम बहुत पीछे हैं तालीम के मामले में, जबकि हमारा मज़हब ही तालीम से शुरू होता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, कि आप अपने रब के नाम लेकर के पढ़िए। पढ़ाई ही, तालीम ही, एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पास अगर एजुकेशन आ गई तो हम भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक वक्त भूखे रहना पड़े तो मंजूर है, लेकिन तालीम, स्कूल और असबाक और क्लास से हम दूर नहीं रहे। जी। सो देखा साथियों, अभी सर ने बताया, इसकी वजह बताया इन्होंने कि क्या वजह रही है कि अभी भी लिटरेसी पावर नहीं बढ़ पा रहा है। हम आगे आफ्ताब सर के पास आएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि लिटरेसी पावर को 100% तक ले आया जाए। आपकी बुनियादी सवाल है कि किस तरह से एजुकेशन अभी तक हम लोग जो पीछे हैं उसका वजह क्या है। जी। वजह तो मल्टीपल वजह है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने की वजह से हम लोग हिंदुस्तानी जो तरीका जो हम लोग कायम किए हैं वो सही नहीं उतर पाया। जहाँ तक पशमंदगी यानी कि माइनॉरिटीज़ की बात जो चल रही है उसके ऊपर नहीं समझ पाया। आप देखे होंगे कि हर वक्त में माइनॉरिटीज़ को पीछे ढकेला जा रहा है, हर मामले में, एजुकेशन हो, सस्टेनेंस हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड में दंगा फसाद के करा दिया जाता है और जिसकी वजह से लोग पीछे चले जाते हैं। अब देखिए क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक वो जो जिसकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके गार्डियन रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लास 10 तक उसको एग्ज़ाम में बैठाने का। 10 के बाद वो चॉइस कर सकता है कि कौन स्ट्रीम में हम जाएंगे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी हो, उसके बाद उसमें मेहनत कर सकता है वो। अब वो एक बार 10 का एग्ज़ाम 10 तक वो पास कर लिया, उसके बाद उसका चॉइस है अपना मेहनत, हिम्मत, आगे बढ़ना, उसका चॉइस है। उससे पहले उसका चॉइस है माँ बाप जो उसको कराएगा। माँ बाप के पास चॉइस है, अगर स्कूल उसके सामने है और अच्छा स्कूल है, माँ बाप के स्कूल में डालेगा जो स्कूल ऑलरेडी है वहाँ पे। अब इसमें प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो पैसा बहुत लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है बहुत जगह। तो इसमें जो चॉइस ऑफ स्कूल्स जो है और चॉइस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों के पास है उससे हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। अब जिसके पास पैसा है उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी करा सकता है, पर जो लोग के पास पैसा नहीं उसके पास डिफरेंट हर्डल्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं उसके सामने। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो चाहिए था कि ये सब को दूर करे, आज आप देख लीजिए 7 साल से 8 साल से एजुकेशन पर कोई बात ही नहीं हुई है। भाई कोई भी मिनिस्टर आए तो एजुकेशन पे बात करे, एजुकेशन कॉलेज बढ़ाए, स्कूल बढ़ाए, हॉस्पिटल्स बढ़ाए। तो एजुकेशन की बात तो 5-7 साल में कोई बात ही नहीं हुई है। अब आप सोचिए उससे पहले वाले गवर्नमेंट जो थे एजुकेशन में बात किए, उतना काम नहीं कर पाए, जो भी मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन बात तो किए, काम तो करें। लेकिन अब तो बात भी नहीं हो रही एजुकेशन के बारे में, हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही, बहुत सी बात नहीं हो रही है। तो कुछ जिम्मेदारी जो पेरेंट्स लोग हैं और पेरेंट्स लोग के पहले जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हालात हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं कि लोग पिछड़े को, पसमंदे को, माइनॉरिटीज़ को पीछे रखने में। इसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी है इसमें पीछे, उन लोग भी एजुकेशन में नहीं है, ठीक है ना। वो मेजोरिटी में रहने के बावजूद भी उसके पास एजुकेशन नहीं है, गरीबी, बेरोजगारी, माँ बाप पास पैसा नहीं है, तो वो पहले जिंदा रहेगा कि पहले एजुकेशन देगा वो। और एजुकेशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि क्लास 1 to 10 को पास करना, सर्टिफिकेट लेना, और इस तरह से एजुकेशन हम लोग बढ़ता जाता है, इंटरमीडिएट, साइंस एंड। एजुकेशन का मतलब ये भी होता है कि एक राह चलते हुए एक आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि राह में कंकड़ है, ईंटा है, पत्थर, तो हटा देना, वो भी एजुकेशन है। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन आज हमारे पास सिर्फ सर्टिफिकेट का नाम है और ये ज़रूरी है। आप क्लास 10 नहीं पास कीजिएगा, आप दूसरे स्ट्रीम में जा ही नहीं सकते, आप कोई स्ट्रीम में नहीं जा सकते। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लास 10। उसके बाद आपके पास चॉइस है बहुत सा बात। आप आज पासपोर्ट बना लीजिए, क्लास 10 का सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट बनने में बहुत मुश्किल है आपको। उसके बाद बाहर जाइएगा तो ECR लगेगा ही नहीं आपको जब तक क्लास 10 नहीं रहेंगे आप। तो बेसिक एजुकेशन हमको इम्प्रूव करना है।
वास्ट ये टॉपिक है, कैसे इम्प्रूव किया जाए ये तो गवर्नमेंट को बैठ के कमीशन बनाना चाहिए, कैसे माइनॉरिटीज़ को या मेन स्ट्रीम को किस तरह से एजुकेशन पास किया जाए। हमारा थॉट्स एक इंडिविजुअल थॉट्स है और इसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, करें। और हमारा इसी बिना पे हमारे पास ये एजुकेशन के माइनॉरिटी के जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है मेन है, उस वक्त बना था जब इंडिया में ये सब नहीं था, सिस्टम कोई सिस्टम ही नहीं था। फिर जामिया भी बना और अभी एक और बनने जा रहा है, जामिया इमाम बुखारी किशनगंज में, जिसका परमिशन बिहार गवर्नमेंट दे दी है और वो भी बहुत जल्दी कायम होने वाला है। इसमें लोग मदद करें। तो मतलब सर आपका जो भी मैंने बात सुना, इससे कंक्लूजन ये रहा कि जितना माँ बाप का जिम्मेदारी है 10वीं तक पढ़ाने का, और उसके बाद भी उतनी ही जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है कि वो भी हिस्सा ले, कमीशन बनाए, कमेटी बनाए और उस तरह से एजुकेशन पे काम करे। लेकिन गवर्नमेंट 7 सालों से 8 सालों से अभी बात ही नहीं कर रही है। कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं, बात ही नहीं है। आप यूरोप अगर जाएं, अमेरिका में जाएं, तो हर बच्चे को क्लास 10 तक एजुकेशन इज़ अ मस्ट। वो चॉइस नहीं उसके पास, उसको स्कूल जाना ही होगा। ट्रूएंट ऑफिसर उसको बोलते हैं कि स्कूल जाने का टाइम में कोई लड़का अगर रास्ते में घूम रहा है तो ट्रूएंट ऑफिसर उसको पकड़ के लेके चला जाएगा उसके घर कि ये स्कूल के रहने के बिना कहाँ पे ये घूम रहा है। ट्रूएंट ऑफिसर उसको बोलते हैं। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। आप जाइए, आप क्या गरीबी गुर्बत भी इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा बेचारे माँ बाप करें क्या इसको। तो इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत चीज़ का इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये सब सिलसिलेवार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कॉलेज बना दिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिलसिलेवार सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे एजुकेशन का कोई मायने नहीं रहता। सर आपने बताया लिटरेसी परसेंट बढ़ाने के बारे में बताया, उसका कारण भी बताया कि क्यों पीछे है। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते तो हमें हमेशा एक पिंच किया जाता है हमेशा कि सक्सेस हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। आपके नज़र में सफलता क्या है, सक्सेस क्या है? देखिए, सफलता उसको बोलते हैं जो आप एक एम लगाएं, उसको वहाँ तक पहुँच जाने को सफलता बोलते हैं जी। जैसे हमने कहा, मैंने एम लगाया कि मैं BSc करूँगा, BSc के बाद मैं नौकरी करूँगा, नौकरी में मैं IT सेक्टर में मुझे मैनेजर के लेवल तक का चाहिए जी। तो मैनेजर तक पहुँचने के लिए कई स्टेप्स होते हैं, इसको बोलते हैं सफलता। जहाँ तक दुनियावी सफलता की बात है, ये सफलता तो है जी जी। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स को खिदमत करना, ये भी एक सफलता है। जहाँ तक मुआशरे में जो रहते हैं, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, मस्जिद वहाँ पे नहीं है, मेरा एम है मस्जिद भी बना देना वहाँ पे, तो वो भी एक सफलता है, ठीक है ना। दुनियावी सफलता है कि हम एक अपने पढ़ाई को इस्तेमाल करके, क्वालिफ़िकेशन को इस्तेमाल करके नौकरी रहें, शादी करें, बीवी हो, बच्चे हों और सबका कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारने को, ये दुनियावी सफलता को बोलते हैं। इस्लाम में सफलता को बोलते हैं कि अल्लाह का नियम को पालन करते हुए, अल्लाह के कानून को बजा लाते हुए जन्नत को हासिल करना को सफलता बोलते हैं जी, जी। ये दोनों जो है लाजिम मजलूम है, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। आप अगर अपना सक्सेस को ले जाते हैं एक तरफ और उसी तरह से अल्लाह के नज़दीक भी जाते हैं, ये दोनों एक साथ जा सकता है। रुकावटें आएंगी, शैतान आपको परेशान करेगा, लेकिन इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता है कि शैतान को मात देते हुए, दुनियावी के खराबियों को मात देते हुए हम सक्सेस की तरफ बढ़ें। अगर दुश्वारियाँ नहीं आएंगी तो सक्सेस का कोई माना नहीं है, तब तो नॉर्मल लाइफ हो गया, वो सक्सेस हुआ ही नहीं। सक्सेस उसी को बोलते हैं कि दुश्वारियाँ को लांघते हुए, दूर करते हुए, लड़ते हुए जाएं। वो एक है ना शेर कि वो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, है ना। तो आपको लड़ते हुए चलना है जी, जी। तो ये एक एवरीडे ये प्रोसेस है। और आजकल एजुकेशन इतना डिफ़िकल्ट हो गया है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। कॉलेज हमको सही नहीं मिलता है, सही कॉलेज के जाने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो ये सब है दुश्वारियाँ, लेकिन ये दुश्वारी को पार करते हुए हमको सफलता हासिल करना है। सफलता वही है जो आपके दिमाग में है, सफलता दूसरे के दिमाग में है, वो सफलता नहीं होता है। अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि गूगल में एक लड़का बेगूसराय का ही हैक कर लिया था, गूगल को हैक किया था। सोचिए, चोरी कर रहा है और उसको वही कंपनी जिसका चोरी कर रहा है वो उसको
उसको नौकरी दे रहा, 3 करोड़ रुपया सालाना का पैकेज दिया उसको। अब सोचिए कि क्या सफलता है ये। कभी वो सोचा होगा? चोरी कर रहा है, हैकिंग मतलब किसी चीज़ को डैमेज करना, डैमेज करके दिखा दिया, ठीक है, वो ईमानदारी से दिखा दिया कि मैंने तुम्हारा हैकिंग कर सकता हूँ, वो एक क्वालिटी हुआ, करके वो दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, और उसी पर उसको मिल गया वो। जबकि उसका वो एम रहा नहीं, ये बियॉन्ड एम है उसका। वो ज़्यादा से ज़्यादा एम किया होगा 50,000 रुपये महीना वाला, लाख रुपये महीना का एम किया होगा, मिलेगा उसको 10-15 हज़ार रुपये महीने की नौकरी, वो अलग बात है, लेकिन एम वो इतना किया होगा, उसको तो मिल गया उससे कहीं ज़्यादा। 3 करोड़ रुपये सालाना, अब हिसाब कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से 10-12 लाख रुपये महीना ऐसा ही हो गया उसको, ज़्यादा ही हो गया, है ना। तो सक्सेसफुल उसको बोलते हैं जो आपकी नज़र में आप जो सक्सेस है वो ही सक्सेस है। एक आदमी ठेला चला के जितना इत्मीनान से सोता है वो रात में, उससे सक्सेस पूछिए कि उसके लिए सक्सेस क्या है। शायद वो नहीं ज़ुबान से बोले कि नहीं हमको भी बिल्डिंग में रहना, लेकिन वो रात को जाके जब सोता है घर पे तो इत्मीनान से सोता है वो। और उसी तरह से किसी कामयाब बिजनेसमैन को देखिएगा तो आखिरी वक्त सोते वक्त ही वो सोचता रहता है कि मेरा 10 लाख इधर गया, 2 लाख इधर गया, 5 लाख इधर गया, और उठता है तो फिर वो सोचता है कि मेरा पता नहीं आज कितना लाख रुपए नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा। लेकिन वो आदमी ठेला वाला सोया, उठा, बदन झाड़ा, ड्यूटी में लग गया। तो सक्सेस व्हाट इज़ इन योर माइंड, आप जो सक्सेस सोचते हैं वही सक्सेस होगा। अभी हमने आफ्ताब सर से सुना कि सक्सेस क्या है। सक्सेस वही है जो हमारे दिमाग में है, दूसरों का सोचना वो सक्सेस नहीं है। या फिर अगर आपके पास टैलेंट भी है, हम चोरी करते हैं, जो अभी सर ने एग्जांपल भी दिया, वो सब सक्सेस नहीं है। इसी सवाल का जवाब अगर हम आपसे जानना चाहें, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं सक्सेस को लेकर? एक आदमी जब तिफली रास्ते से बढ़ते हुए बलूगियत के रास्ते पर जाता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जिम्मेदारी क्या कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसके साथ बहुत से घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, अगर बड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी उसी हिसाब से होगी। तो उसके लिए एक रास्ता वो चुनता है, चॉइस करता है, और वही आदमी जो है जिस रास्ते पर जाता है वो एक एम बनाता है, एक निशाना बना करके वो चलता है कि इस महवर तक हम कैसे पहुँचे, और पहुँचने के बाद ही हम कामयाब होंगे, ताकि मेरे मातहत जो भी हैं वो सभी के सभी इत्मीनान और सुकून के साथ जी सके, ज़िंदा रह सके। लेकिन दिमाग में ये भी बात होनी चाहिए उससे, या सोचता है कि सिर्फ यहीं के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी हमें कुछ करना है। तो एक सक्सेस आदमी, एक ईमानदार आदमी, एक सच्चा इंसान आदमी दुनिया और आखिरत दोनों को लेकर के चलेगा तो गॉड गिफ्ट भी मिलता है, अल्लाह ताला की रहनुमाई भी मिलती है और नुसरत भी मिलती है, मदद भी मिलती है। वही आदमी एक बेहतरीन कामयाब भी होता है और सक्सेसफुल भी होता है। दूसरे को धोखा नहीं दे करके, दूसरे का हक छीन करके नहीं, बल्कि अपने मेहनत और अपने कोशिश कद्दो-काविश के ज़रिए से अगर वो आगे बढ़ता है तो अल्लाह की मदद भी मिलती है, मुआशरे की मदद भी मिलती है, और एक आने वाली नस्ल के लिए एक मशाल राह भी बनता है वो। और वही आदमी अपने पीछे एक ज़ाब्ता हयात छोड़ जाता है। सर अभी हम लोगों ने ये बातें किया, तालीम के बारे में बात किया और सक्सेस के बारे में बात किया। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर जो लिटरेसी परसेंट अगर हम निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं कि हमारे स्टेट में या हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने एजुकेटेड लोग हैं, और एजुकेशन हम नापते हैं डिग्री से कि 10वीं में 12वीं में जो भी लड़का अगर पढ़ गया है या ग्रेजुएट या एम.ए. ट्रिपल एम.ए. जो भी जहाँ तक पढ़ा है उससे हम लिटरेसी परसेंट निकालते हैं। अगर कोई इंसान किसी छोटे से कस्बे में पैदा होता है और वो बाअदब है
उसे मतलब दुनियावी तालीम उसके पास नहीं है, लेकिन दीनी तालीम से, या फिर वो ऐसे घराने में पैदा हो गया जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो बाअदब है, लोगों की इज्जत करता है और बहुत बेहतर इंसान अगर एक तरह से कहें है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, तो क्या उसे सक्सेस या उसे लिटरेसी परसेंट में माना जाएगा? लिटरेट पर्सन माना जाएगा उसे? जी नहीं। ये एक अदब और तहजीब जो है उसको अपने वालिदैन या ख़ानदान से मिली है जी। लेकिन मुआशरे को और ज़माने को पहचानने के लिए और हमारा वजूद क्यों है इसे जानने के लिए उसे तालीम की ज़रूरत पड़ेगी। ये बाप है, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये माँ है, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये हमसे बड़े हैं, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इससे तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तालीम नहीं होगी उस वक्त तक हम किसी भी मामले में, किसी भी रास्ते में, कहीं भी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। चाहे हम किसी भी इलाके में, देही इलाके, देहात के इलाके में हो या शहरी इलाके में हो या कहीं भी हो, बगैर तालीम के आप एक बेहतरीन इंसान नहीं हो सकते हैं। सर, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा। थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें हमने की, दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन की बात की। इज़्ज़त किस बेसिस पर करना चाहिए? किसी इंसान को अदब लोग देते हैं, जैसे बाबू साहब हो गए, सर हैं, ये IAS IPS जो एजुकेशन की बात करें, और एक हायर एजुकेशन के बाद जो अदब मिलता है, तो अदब किस बेसिस पर करना चाहिए किसी इंसान को? या मतलब किसी कोई छोटा है, अनएजुकेटेड है और वो कुछ कह दे उसको भगा देते हैं, मार देते हैं, अदब किस बेसिस पर करना चाहिए? मेरा ये सवाल है। आदर, ये तो इस्लाम का बुनियादी सवाल है ये। जी। इस्लाम पूरा खड़ा है इखलाक के ऊपर। जी जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एक बच्चे को घर ले जाते हैं ईद के चांद रात को, जी। जो मतलब समझ लीजिए एकदम नंगा भूखा था, ले आते हैं घर पे और हज़रत आयशा को बोलते हैं कि मेहमान आया है, इसकी देख रेख करो, कपड़ा पहनाओ, खाना खिलाओ, है ना। तो अब ये सोचिए वो बच्चा जिसको कोई एजुकेशन नहीं है, वो ऐसे घूम रहा फिर रहा है, उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त से अपना घर लेके आते हैं, इज़्ज़त देते हैं। किसको इज़्ज़त दे रहे हैं? एक बच्चे को जो अनपढ़ भी है, गंवार भी है और लावारिस भी है। तो इज़्ज़त देना आपके हाथ में, किसको इज़्ज़त कैसे दें। और इस्लाम का बुनियादी मैसेज है कि इज़्ज़त देना। वो हज़रत गालिबन हज़रत उमर शायद बोले हैं, नाम साहबी का नहीं है, कि सूरा असर अगर पूरा कुरान नाजिल ना हो, सिर्फ सूरा असर नहीं नाजिल होता, तो इसी पे आपका ईमान पुख्तगी हो जाती। उसमें क्या बात है? सब्र की बात है। सब्र, तो सब्र कैसे आएगी? आपको इज़्ज़त देना होगा। इज़्ज़त आपको लेने के लिए आपको पहले इज़्ज़त देना होगा। उससे पहले एक बात बता दें आपको, मौलाना ने शुरू जब किया था तो इन्होंने कहा था जो कुरान के जो इब्तिदाई सूरा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इज़्ज़त देने की बात से कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया पढ़ो अल्लाह के नाम से। जी। तो आप कुछ भी पढ़ते हैं अल्लाह के नाम से, साइंस की किताब पढ़ते हैं अल्लाह के नाम से, लिटरेचर की किताब पढ़ते हैं अल्लाह के नाम से, इंग्लिश पढ़ते हैं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह के नाम से जो देंगे, अल्लाह को इज़्ज़त करेंगे, तो अल्लाह भी आपकी तरफ इज़्ज़त फेंकेगा, अल्लाह भी इज़्ज़त आपको देगा। इज़्ज़त कोई चीज़ नहीं है। हाँ, दुनिया में बड़ा आदमी निकलता है, पैसा वाला निकलता है, मिनिस्टर निकलता है, लोग सलाम ठोकते हैं ज़रूर, तो वो वक्त की ज़रूरत है, वो उसका इज़्ज़त नहीं हो रहा। वही मिनिस्टर कल उतर जाए पावर से, कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। मतलब वहाँ इज़्ज़त कुर्सी की हो रही है, कुर्सी की इज़्ज़त हो रही है, पैसे की इज़्ज़त हो रही है, पावर की इज़्ज़त हो रही है, वो इंसान को इज़्ज़त नहीं हो रही। अब मैं सैकड़ों एग्जाम्पल अभी दे सकता हूँ, अभी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अभी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। एक चीफ मिनिस्टर स्पीच दे रही है और एक IPS ऑफिसर उसका चेयर पकड़ के बैठ के नीचे, ये क्या है? IPS ऑफिसर इज मच मोर क्वालिफाइड देन एनी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया।
वो, तो ये इज्जत दे नहीं रहा, वो बेइज्जती कर रहा है अपने आप को। आईपीएस ऑफिसर नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बेइज्जती कर रही है इसकी, नाम नहीं लूँगा। दूसरी बात है इज़्ज़त। इज़्ज़त को आप जितना लोगों को देंगे, जितना बोलेंगे, जितना अल्लाह का नाम लेंगे, इज़्ज़त उतना तल्ला अल्लाह आपको देगा। कुरान में एक बात भी गलत नहीं साबित किया, आज तक किसी ने साबित नहीं कर सका। कुछ बातें हैं जो कुरान की साबित नहीं हुई हैं, लेकिन गलत साबित नहीं हुई हैं, जैसे कि 7वां आसमान, 7 आसमान, तो ये अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन होगी इंशाअल्लाह, है ना। लेकिन बहुत सी बात है जो साबित हो गई हैं, जैसे कि खिला में जाते मैं अल्लाह ताला सूरह नमल 125 में बोलते हैं कि अगर मैं किसी को इल्म देता हूँ तो उसका सीना चौड़ा कर देता हूँ, लेकिन उससे इल्म जब छीनता हूँ तो उसका सीना तंग कर देता हूँ, जिस तरह से खिला में जाते हुए सीना तंग हो जाता है। अब उस वक्त 1400 साल पहले तो इसको कोई समझा नहीं। क्यों? खिला में जाते, स्पेस में जाते वक्त नाक है, लंग्स है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, आप मर जाइएगा, है ना। लेकिन उसी तरह से सीना तंग हो गया आपका, यानी कि अल्लाह ताला चाहे तो आपको सीना खोल दे, अल्लाह ताला चाहे तो सीना तंग कर दे। ये इल्म कि ऑक्सीजन उस वक्त नाम नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन जो भी था, तो उस वक्त वहाँ पे लोगों को तो इल्म नहीं था कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने में नहीं मिलेगा, लेकिन आज इल्म है। तो आज कुरान को साबित कर देता है कि कुरान में जितनी बातें हैं वो सब सही हैं। बहुत सी बातें हैं, माँ के पेट में क्या है वो एक साइंटिस्ट आगे बोलता है, आबे ज़मज़म के बारे में एक साइंटिस्ट आगे बोलता है, नमाज़ पढ़ने का, झुकने का, उठने का ताल्लुक से एक साइंटिस्ट बोलता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है, रोज़ा रहने का ताल्लुक से एक साइंटिस्ट बोला जापानीज़ कि 1 महीना कोई अगर रोज़ा रहता है तो उसका सेहत बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल रोज़ा है, जो रोज़ा हुज़ूर सल्लम जिस तरह से सिखाया वो आजकल का रोज़ा की तरह नहीं कि रोज़ा रह गया और इफ्तार में इतना लोड कर लिए कि वो अंदीना से भी ज़्यादा खा लिया, ऐसे नहीं। तो जो कायदा है रोज़े का वही। तो जहाँ तक इज़्ज़त की बात है, इज़्ज़त आप किसी को दीजिएगा। अब जैसे मौलाना है, हमसे 4-5 साल सीनियर है, फ्रेंड है हम लोग, लेकिन इज़्ज़त का एक दायरा है, उस दायरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बस वो दायरे में रखिए, वो भी आपको इज़्ज़त देंगे, आप भी उसको इज़्ज़त दीजिए। इज़्ज़त आपको बनानी पड़ेगी विद इखलाक, विद योर शरी कलामी, और इखलाक से दूसरों को हेल्प करके, गरीबों को हेल्प करके इसको इज़्ज़त बनानी पड़ेगी। और इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। आप हुक्म का तामील कीजिए, अल्लाह ताला इज़्ज़त आपको देगा इंशाअल्लाह। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि हम इस सर के हुजरे में बैठ के हमने बात किया एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में हमने बात किया, और बहुत सारी बातें हुई, अदब इज़्ज़त की बातें हुई। आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर फिर हम कोशिश करेंगे सर से मिलने की, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो फिर से हम मिलेंगे सर से, अगर जब भी मौका मिलता है तो ऐसी वीडियो सर से मिल के आपको बताते रहेंगे। बाकी देखते रहिए, और अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।